विलियम बेंटिक के बाद भारत ने के गवर्नर के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड आए थे। विलियम बेंटिक के बाद कौन आया था? लॉर्ड ऑकलैंड। क्योंकि प्राच्य पाश्चात्य विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ था और विरोध लगातार बढ़ ही रहा था, इसलिए इन्होंने सुलझाने का कार्य इनको सौंपा गया था। 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड पे अपने घोषणा पत्र में प्राच्यवादियों में 31,000 रुपये अलग से संवहित करके आवंटित करके उस विवाद को अंत किया, लेकिन निस्पंदन की नीति बनी रही। इन्होंने, इसका मतलब ये है कि ऑकलैंड ने क्या किया था, घोषणा पत्र अपना दिया, उसमें ये कहा कि जो झगड़ा हो रहा है प्राच्यवादियों के और पाश्चात्यवादियों के लिए, तो जो प्राच्यवादी लोग हैं, जो अंग्रेजी और अरबी और साहित्य के, अंग्रेजी नहीं सॉरी, हिंदू और अरबी भाषा और संस्कृत भाषा के साहित्य के लोग हैं, जिनको हम कहते कि इतना अच्छा नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको कहा गया कि आप 31,000 रुपये ले लीजिए और इसके बाद से इस विवाद को अंत करें। लेकिन भाई पैसे से मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लाख के कंपैरिजन में 31,000 कितना छोटा अमाउंट है, तो इसीलिए ये विवाद अंत तो नहीं हुआ और इसके वजह से निस्पंदन की नीति भी बनी ही रही। ऐसा कोई अंत नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र आया इसी वजह से। वुड का घोषणा पत्र, पहले तो इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC के प्रमुख थे। कौन? चार्ल्स वुड। और इन्होंने कब किया दिया था ये अपना घोषणा पत्र? 19 जुलाई 1854। ठीक, वो 1835 में मैकाले की बात आई थी, फिर 1854, काफ़ी साल तक मतलब ये विवाद चल ही रहा है, आप देख सकते हैं। उपनाम, इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है या फिर परमादेश कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को और क्या कहा जा सकता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है या फिर परमादेश क्या है, तो उसी वही आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वुड का घोषणा पत्र को ही पूछा जा रहा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, और इसका विस्तार कितना है? 100 अनुच्छेद, 100 आर्टिकल तक इसका विस्तार किया गया था वुड का घोषणा पत्र को। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ सिफारिशें की गई थी कि निस्पंदन की नीति तुरंत बंद की जाए। जो मतलब थोड़े जो बोला जा रहा था ना कि हायर क्लास के लोगों को ज्ञान दिया जाए और लोअर क्लास को वे छन छन के आ जाएगा, उसको कहा जा रहा था ये नीति को तुरंत बंद की जाए और भारतीय शिक्षा का भार कंपनी के हाथों में दिया जाए। ठीक, पहले कंपनी के हाथ में नहीं था ना। शिक्षा माध्यम भारतीय भाषा और अंग्रेजी दोनों का बनाया जाए। ये नहीं है कि अभी तक हो रहा था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में ही हो, क्योंकि अंग्रेजी के उसमें बहुत सारे तर्क दिया था ना उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा भी होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा भी होना चाहिए। लेकिन जो हायर क्लास जब हम जाएंगे उच्च शिक्षा की ओर, तब उसका माध्यम अंग्रेजी को लिया जाए। ठीक, शिक्षा में शैक्षिक संरचना प्राथमिक, मिडल और मिडल, हाई स्कूल और ये तथा विद्यालय बनाई जाए। पहले देखिए केवल शिक्षा होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो वुड्स का जो घोषणा पत्र है ये आज तक चला आ रहा है। ये आज भी ये प्राथमिक, मिडल, हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें अभी भी है ना, कि वह 1 से 5 तक प्राइमरी, 6 से 8 तक मिडिल, फिर उसके बाद अपर जो है हायर क्लास आ जाते हैं। एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जिसका सर्वोच्च अधिकारी किसको नियुक्त किया? जन शिक्षा निदेशक संचालक होगा। ठीक, इन्होंने कहा एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक का संचालक होगा। ठीक, भारत में स्कूलों को सहायता दी जाए, अनुदान प्रणाली मतलब फंड दिया जाए, अनुदान मतलब फंड दिया जाए। इन्होंने कहा कि स्कूलों को फंड्स मिलने चाहिए और सहायता देने भारतीय भाषा के स्कूल और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कोई भेदभाव ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि भारतीय भाषा का जो स्कूल है उनको आप फंड ना दे और अंग्रेजी भाषा को दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा समाहित की जाए, मतलब ये रोजगार वगैरह सिखाया जाए, बिजनेस वगैरह सिखाया जाए। ठीक, इसको भी लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर भारत में कलकत्ता, बम्बई में विश्वविद्यालय खोले जाएं, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय भी और बम्बई विश्वविद्यालय भी खोले जाएं। पहले तो मदरसा वगैरह इस्टेब्लिश हुआ था, आपने पहले पढ़ा ही था। बाद में मद्रास और अन्य शहरों में भी ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए थे। यूनिवर्सिटीज़ मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट आया था ना ओपन करने का, वो यहीं से आया था। महिलाओं की शिक्षा के बारे में अभी तक बात नहीं की गई थी, तो महिलाओं की शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं के लिए स्कूल चलाने वाली संस्थाओं को उचित अनुदान दिया जाए। ठीक, और क्या कहा गया? सरकार
धीरे धीरे अपने खर्चे को शिक्षा पर कम करे और सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे या तो अनुदान प्रणाली पर लाया जाए या फिर उन्हें बंद कर दिया जाए। इन्होंने कहा जो गवर्नमेंट अपने या तो खर्चे को कम कर ले और अगर नहीं हो पा रहा है तो वो अपना क्या कहते हैं ये बंद कर दिया जाए अपनी स्कूलों को, ठीक, या तो फिर केवल फंड के बेस पे करे ये और एक्स्ट्रा पैसा उसे नहीं मिलेगा गवर्नमेंट स्कूलों को। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी स्कूल को मजबूर न किया जाए, ये बहुत अच्छी बात कही गई। पहले तो था कि आपको ईसाई जो ईसाई मिशनरीज लोग आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी कंपनी को किसी को भी मतलब छूट था, तो ऐसा नहीं था कि आप मजबूरन आप ईसाई धर्म का आप पालन करें, लेकिन ये था कि जो कंपनी के जो स्कूल थे उनके तरफ से उनको बाइबल की पुस्तक रखना ज़रूरी था, बाकी ऐसा सारे स्कूलों में नहीं था। शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ठीक, और अन्य प्रशिक्षक इंग्लैंड से बने मॉडल या नॉर्मल स्कूलों के तर्ज पर किया जाए। मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ठीक। ये तो मतलब ऐसा फूट डालने वाली बात हो गई थी, लेकिन पहले तो हम इसे समझते शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि शिक्षक एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाएगा, टीचर के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मतलब ट्रेनिंग वगैरह जैसे आज के डेट में हम बीटीसी बीएड वगैरह करते हैं ना, एक ट्रेनिंग जैसा ही होता है शिक्षक बनने से पहले। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीटीसी या बीएड करना होता है। उसी तरीके से यहाँ पे पहले शिक्षक बनने के लिए इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और ये जो प्रशिक्षक होते थे वो इंग्लैंड के बने मॉडल या नॉर्मल स्कूलों के तर्ज पे किए जाए, उसी को हम मॉडल मानते थे, ठीक। और मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास, इनका कहना था मुसलमान लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, इनके शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाए। बेसिकली ऐसा तो है था नहीं, कितने मौलवी कितने अरबी साहित्य और फारसी साहित्य उर्दू साहित्य लिखे जा चुके थे पहले से ही, तो ये कहना कोई सही नहीं था। इसमें क्या था, हिंदू मुस्लिम वगैरह में फूट डालने के लिए ऐसी बातें कही गई थी, ठीक। इसके बाद आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन में क्या बात किया गया था, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। इसमें कुल 20 सदस्य थे, जिसमें से 20 में से 6 भारतीय सदस्य थे, ठीक। इसका गठन कब हुआ था, 3 फरवरी 1882 को। इसमें रिपोर्ट में सुझाव कब दिया गया था, मार्च 1883 को। गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 को और रिपोर्ट का सुझाव मार्च 1883 में। इसका कुल विस्तार बोला जाए तो लगभग 600 पेज यानी कि 220 प्रस्ताव थे, ठीक। और इससे पहले हमने जो रोबर्ट्स द्वारा पढ़ा था उसमें 100 अनुच्छेद तक था, इसमें 600 पेज या फिर 220 प्रस्ताव। इसी को भारतीय शिक्षा आयोग या तो भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। और जो अभी हमने पढ़ा था वुड्स का घोषणा पत्र, उसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता था या परमादेश कहा जाता था, ये हमने पढ़ा था ना। और इसको क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक। इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे, इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका आदि पर छोड़ दिया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी जो एजुकेशन हो रही है इनको जो है लोकल बॉडीज़ मतलब नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सारे इन लोगों पे छोड़ दिया जाए इनकी जिम्मेदारी। इस खर्च वहन करने के लिए स्थानीय निकाय कर वसूले, मतलब इनके पास पैसा कहाँ से अब आएगा, जो नगर पालिका वगैरह लोग हैं इनको अगर पैसा नहीं है तो ये आप अपने हिसाब से टैक्स वसूल कर सकते हैं, इनको कहा गया। और अगर आपके पास तब भी पैसे की कमी आए तो आप इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि प्रांतीय सरकार, ठीक, ये कुल प्राथमिक शिक्षा पर आने वाले खर्च का 1/2 यानी आधा हिस्सा या फिर 1/3 भाग स्थायी निकायों को दे दे। फिर प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है भारतीय भाषाओं में ही रखा जाए। मतलब प्राइमरी वाला जो एजुकेशन है वो तो आप भारतीय भाषाओं में रखें, लेकिन जैसे जैसे आप परंपरागत विषयों के अलावा पाठ्यक्रम में जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएं तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम में रोजगार के जो कुछ विषय हैं लाए जाएँ, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कटाई बुनाई, इन सब को भी शामिल किया जाए, ठीक। ये हंटर कमीशन में कहा गया। इसके अलावा कहा गया शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके सेवा शर्तों को सुधारा जाए। मॉडल स्कूल या नॉर्मल स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। ये मॉडल और नॉर्मल स्कूल मैंने पहले ही बताया था कि ये इंग्लैंड में होता था ना, मॉडल और नॉर्मल स्कूल, ठीक। तो इनकी संख्या को बोला था इंडिया में बढ़ाई जाए। इंडिया में भी ट्रेनिंग वगैरह जो है स्कूल, ये मॉडल या नॉर्मल स्कूल को हम ट्रेनिंग वाले स्कूल कह सकते हैं, ठीक। फिर देसी पाठशालाओं को प्रोत्साहित की जाए।
आज भी उनमें लाखों छात्रों का पढ़ना इस बात का द्योतक है कि किसी भी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से कम नहीं है। ठीक, उनमें लाखों छात्रों का पढ़ना इस बात का द्योतक है कि किसी भी मायने में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से जो भारतीय माध्यम का जो था ना स्कूल, वो कम नहीं है। वो उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का भार पूरी तरह से भारतीयों पर छोड़ दिया जाए। देखो, प्राइमरी वाले को कहा गया कि आप ये स्थानीय लोकल बॉडीज़ पे जो है छोड़ दिया जाए, स्थानीय निकाय पे, और अगर कम पैसा हो तो प्रांतीय सरकार पे। और इसमें कहा गया जो हायर क्लास और मिडिल क्लास वाले जो एजुकेशन है, मतलब उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का भार ये भारतीयों पर छोड़ दिया जाए और इनको जो है फंड देना जारी रखे रहें। ठीक, सरकार अपनी संस्थाएं सिर्फ वहीं खोले जहां किसी निजी क्षेत्र कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट लोग कहाँ के स्कूल खोल सकते हैं? जहाँ से आदिवासी के पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ वगैरह पे, वहाँ पे सरकार अपना स्कूल खोले। ठीक, अब सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में क्या क्या सुझाव दिया गया था इसी आयोग में? इसने कहा कि सहायता अनुदान राशि बिना किसी भेदभाव के दी जाए। ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी मीडियम वाले को दे अंग्रेजी माध्यम वाले को, और जो भारतीय भाषा के जो माध्यम वाले स्कूल हैं उनको न दिया जाए। यह राशि सभी विद्यालयों को समय पर दी जाए। ऐसा नहीं कि आपका पाठ्यक्रम हो गया, आपका एग्ज़ाम का जब एक दिन पहले आप जो है जाके उसको फंड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको टाइम प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। बिना कारण बताए किसी विद्यालय की सहायता राशि बंद न की जाए। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे आप एग्ज़ाम के टाइम या किसी जब सिचुएशन आए आपके पास फंड नहीं है, या फिर आपका जॉब चाहे बिना रीज़न, विदाउट रीज़न आप जो है जो अनुदान राशि या कह सकते हैं फंड, इसको बंद नहीं करना है। सहायता अनुदान राशि नियमों को शिक्षा से बड़े सभी व्यक्तियों को अवगत कराया जाए। ठीक, तथा प्रधानाचार्य से बात करके इन नियमों का प्रकाशन कराया जाए। इन्होंने यहाँ तक की बहुत अच्छी बात कही। अभी आज भी ये चीज़ें मुझे लगता है लागू करनी चाहिए कि आज भी जैसे स्कॉलरशिप आती है, कोई भी फंड अगर गवर्नमेंट बोलता है तो जब तक वो अगर किसी चीज़ के लिए, स्कूल बनने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर फंड देता है गवर्नमेंट, तो बीच में ही पता नहीं कितने सारे लोगों तक पहुँचता है फंड, और ये कुछ ना कुछ अपनी राशि रख लेते हैं और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, इसका कोई मतलब रिपोर्ट नहीं पेश करता है। ठीक, तो मतलब बहुत ही घोटाला होता है। अगर मतलब ये इस टाइम में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि ये जो राशि होगी इसको सभी बड़ी व्यक्तियों को इसको बताया जाए, इसको बड़ा बड़ा बोर्ड पे स्कूलों में लिखा जाए कि भाई ये अनुदान राशि है, इसके लिए है, और इसका पूरा डिटेलिंग प्रधानाचार्य से बात करके इनको यहाँ तक कि पब्लिश भी कराया जाए, जो न्यूज़पेपर वगैरह थी उसमें पब्लिश करें ताकि आम जनता तक भी ये बात पहुँच सके। और सहायता अनुदान राशि सिर्फ छात्रों की छात्रवृत्ति और शिक्षक के वेतन के अलावा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल सैलरी और स्कॉलरशिप देने में फ़ंड लगा रहे हैं, बल्कि ये जो है वहाँ की पुस्तकालय, लाइब्रेरी, मतलब भवन निर्माण, बिल्डिंग्स वगैरह, फर्नीचर, इन सब के लिए भी दिया जाए। ये जो फंड वगैरह की व्यवस्था है ये स्कॉलरशिप और सैलरी, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी और बिल्डिंग वगैरह, मतलब अच्छी देर रख रखाव के लिए भी दी जाए। ठीक, अब इन्होंने एक सारी बातें अच्छी कही, लेकिन एक बात फिर यही वाली बात, जात पात में भेदभाव करने वाली बात इन्होंने कही थी। थोड़ा सा ये आपसी हिंदू और मुस्लिम तो हो ही रहा था, अब पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, जिसे हम कहते हैं ओबीसी और एससी, इसकी इन्होंने कहा इनके शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। ठीक, तो मतलब उसका मतलब हम इनको एक तरह से कम आंक रहे हैं। फिर पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में सरकार खुद स्कूल खोले और इन समुदायों की भाषा में ही शिक्षा दे, तथा शिक्षक भी इन्हीं के समुदाय के लोगों को बनाएं ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श बन सकें। तो ये अच्छी भी बात है। अगर जो है जैसे कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पे हम ऐसे कोई अंग्रेजी माध्यम या फिर कोई बहुत ज़्यादा जो उसकी भाषा ही नहीं समझ रहा है, उनको अगर हम टीचर नियुक्त कर देंगे तो क्या मतलब, कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाएगा सही से, तो क्या विकास होगा, शिक्षा कैसे पहुंच पाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि वहीं के लोगों को जो है टीचर बनाया जाए, और ये अपने आप में एक मतलब आदर्श भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है अगर हम मतलब ये रहेगा कि एक आदिवासी अगर टीचर बन गया तो बाकी सारे लोग भी उस जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ठीक, मोटिवेट होंगे। सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए। सरकारी स्कूलों में भारत की शिक्षा की बागडोर कदापि ईसाई मिशनरियों पर न छोड़ा जाए, तो इन लोग शिक्षा की ऐसी तैसी कर देंगे।
ठीक, इन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरियों पर, ये ईसाई धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इनके ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। ठीक।